चलो वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, हिंदू अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड मतलब डिवाइडेड ना हो, न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट। समझ में आई बात? बेटा HUF कैसे बनती है? कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर कोई इंसान है और उसके घर एक बेटा पैदा हो जाए, मेल मेंबर, तो ऑटोमेटिकली कम इनटू द पिक्चर। आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना। ठीक है, कई बार ना बेटा फर्म नेम से आपको देखकर पता लगता है कि फैमिली बिजनेस कर रही है। सुना है कभी XYZ एंड सन्स, PQR एंड ब्रॉज? कभी देखे ऐसे नाम? क्या है ये? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर रही है। ठीक है ना बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या चाहिए? एक तो बेटा आपके एंसेस्टर्स आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए हो, कुछ ना कुछ पैसे छोड़कर गए हो, और बेटा कम से कम 2 मेंबर। ठीक है, HUF में बेटा क्या हो सकता है? 3 सक्सेसिव जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है तीन जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, मान लो बेटा किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं बल्कि, ठीक है, और एक उसके फादर साहब है, तो ये चारों मेंबर हैं। और बेटा इन चारों मेंबर का इक्वल राइट है ओवर द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। मान लो बेटा ये प्रॉपर्टी 1 CR की है, 1 करोड़ रुपए की है। बेटा चारों का 25-25 लाख रुपए का हिस्सा बैठता है इसमें, चारों का, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। लेकिन द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता ऑफ द फैमिली। और कर्ता के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग होती है, ये होता है कर्ता, हिंदी वर्ड। इसके हाथ में होती है डिसीजन मेकिंग, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और बाकी सबको वो क्या बोलते हैं? इन तीनों को को पार्टनर्स। क्या बोलते हैं बेटा? को पार्टनर्स, पार्टनर नहीं, पार्टनर्स। समझ में आई बात? बेटा 25-25 लाख रुपए सबका प्रॉपर्टी में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इस पूरे 1 करोड़ के लिए कौन लेगा? सबसे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, नोन एज कर्ता। समझ आई बात? ठीक है, धीरे धीरे आप बाकी फीचर्स पढ़ते जाते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जितना इंट्रो के लिए चाहिए था मैंने बता दिया। ठीक है, 2 सिस्टम हुआ करते थे HUF में, पता है, दया भागन मिताक्षरा सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब ये न्यू बुक से हटा दिया इन्होंने, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस आप ये बात ध्यान रखो, सिर्फ मेल मेंबर ही को पार्टनर्स हो सकते हैं, फीमेल नहीं होंगी HUF का पार्ट। बस ये बात ध्यान रखो। बात ओके? चलो फीचर पढ़ना। पहला फीचर क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी चाहिए और कम से कम 2 लोग चाहिए। कोई एग्रीमेंट नहीं कराना, कोई कुछ नहीं, पूर्वज प्रॉपर्टी छोड़कर गए और 2 लोगों कम से कम मेल हो, बन गई HUF। आगे लाइबिलिटी। बेटा HUF के केस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहने का मतलब क्या? समझो, मेरे एग्जांपल में ही चल रहे हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सारा कंट्रोल कर्ता का था 1 करोड़ के ऊपर, लेकिन सबका हिस्सा 25-25 लाख है। ठीक है, मैं बात करता हूं फादर्स फादर, मेरे एग्जांपल हैं फादर, सन नंबर 1, सन नंबर 2, इनकी पर्सनल एसेट्स हैं। ठीक है, इसके पास पर्सनल एसेट है 20 लाख रुपए की, इसके पास 10 लाख रुपए की, इसके पास 2 लाख रुपए की, इसके पास 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा? HUF को नुकसान हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। ठीक है बाबू, आप चारों की लाइबिलिटी, सॉरी, आप चारों में से इन 3 की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि आप कर्ता हो। अब होगा क्या बेटा? 1 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी बेच दी जाएंगी, इन तीनों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आंच किस पे आ सकती है? जो पैसा बिजनेस में लगा, दैट्स इट। आपकी पर्सनल सेट को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है।
1 करोड़ की वो एसेट बेच दी जाएंगी, बचा 10 लाख। ये कौन देगा बेटा? ये कर्ता देगा, क्योंकि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसकी पर्सनल एसेट को बेचा जा सकता है। इन तीनों की पर्सनल एसेट को कोई छू भी नहीं सकता। समझ आई बात? समझ आई ना बात? लिमिटेड लायबिलिटी होने से फायदा क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक कांच जा सकती है, पर्सनल एसेट को नहीं कोई हाथ लगाएगा। ठीक है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड और को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। बात ओके? नेक्स्ट हेडिंग इज कंट्रोल। बाबू कंट्रोल किसका होता है? कर्ता का। Who is the eldest member of the family? 100% कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ कर्ता ओनली। अभी आप देखोगे मेरिट्स में एक हेडिंग लिखी है इफेक्टिव कंट्रोल, शायद पहली लिखी है इफेक्टिव कंट्रोल, वो भी समझ लो। वो भी यही बात कर देता हूं कंट्रोल या इफेक्टिव कंट्रोल की। बेटा क्यों बोल रहा है इफेक्टिव कंट्रोल? 100% कंट्रोल आपका है बेटा, किसी मेंबर को राइट नहीं है कि आपके डिसीजन के साथ इंटरफेयर कर सके। आप उसके पैसों से रिलेटेड भी डिसीजन ले रहे हो, 25-25 लाख इन तीनों का भी तो है, लेकिन 1 करोड़ का डिसीजन आपका। कोई मेंबर इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी मेंबर 100% कंट्रोल करता का, इसलिए बोल रहा है इफेक्टिव कंट्रोल है, कोई इंटरफेयर करने वाला ही नहीं है। समझ आई बात? नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्टिन्यूटी। बेटा कॉन्टिन्यूटी है एचयूएफ के केस में, क्योंकि बेटा अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है, देन द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली। इसकी डेथ अगर हो भी गई तो बेटा ये कर्ता बन जाएगा, बिजनेस नहीं रुकेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज माइनर मेंबर। इसके ऊपर मेरा सबसे बड़ा एनालिसिस है। माइनर मेंबर, माइनर समझते हो कौन? इंडिया के हिसाब से कौन माइनर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है इंडिया में जो 18 साल से कम का बंदा है वो माइनर है ना? माइनर है। माइनर मतलब छोटा है, अभी इसे अकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है अकल नहीं है, समझ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे को कितनी अकल नहीं है, ठीक है? सब 18 से छोटे हो, मुझे सबका पता है, अकल है नहीं तुम्हारे को। बाबू सुनो, देखो माइनर को ना मतलब स्पेशल पावर है, आप बोल सकते हो। देखो क्या यहां पर माइनर मेंबर हो सकता है? हो सकता है बेटा। एक इंसान था, इसके घर एक लड़का पैदा हो गया, जिस दिन वो पैदा हुआ है अभी 1 दिन का है, ये एचयूएफ का पार्ट बन गया। ये एचयूएफ का पार्ट ही बन गया सीधा सीधा। लेकिन यही बात अगर मैं पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं ना, पार्टनरशिप में ना कोई एंटर नहीं करता माइनर को। पता है क्यों? सुप्रीम कोर्ट का कहना है माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, नेवर फॉर द लॉस। समझाऊंगा बात? ABC एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी है, माइनर है, ठीक है? इनको पता था माइनर है, 3:1 रेशो वही 3:1 डिसाइड। और बेटा इन्होंने क्या करा, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख ए ले गया, 2 लाख बी ले गया, 1 लाख सी ले गया। अगले साल 6 लाख का लॉस हुआ। ये कौन बियर करेगा? ये ए और सी। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, नेवर फॉर द लॉस। पता है आपको ये बात? समझ में आई बात? ठीक है, अभी माइनर ऑफ समझ तो गए होंगे कैसे देना है दुनिया को धोखा। यार देखो, डोंट टेक इट अदरवाइज। एक एग्जांपल देता हूं आपको यार, ऐसी पावर का भी कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, ठीक है, जिसमें 2-3 माइनर इन्वॉल्व थे, ठीक है? उनकी आइडेंटिटी आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग थे। पता है आपको? कोई जेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ उनको, ठीक है ना? उनको सुधारने के लिए भेज दिया। और 500 रुपए बाद में मिलेंगे और सिलाई मशीन साथ में मिलेगी। यहां सुधारने के लिए भेजा है। क्या लो है यार, ठीक है ना? माइनर्स को स्पेशल पावर है, ठीक है बेटा? एचयूएफ में स्पेशली क्यों लिखा गया माइनर मेंबर? क्योंकि कोई और एंटिटी माइनर को एडमिट ही नहीं करती, क्योंकि उनको पता है ये बेनिफिट्स लेकर चला जाएगा, लॉसेस का टाइम पर हमें भुगतना पड़ेगा। समझ में आई बात? आपको पता है अगर आप माइनर हो, आपका पैन कार्ड नहीं बन सकता, मतलब बन सकता है, आपके सिग्नेचर इस्तेमाल नहीं होंगे कहीं पर भी। ऐसा माना जाता है माइनर कोई एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता है, तो बच्चा है भोला सा, इसको कुछ नहीं पता होता। 18 साल बहुत ज्यादा एज है यार। इट मे बी 12, मतलब मस्ट बी 12, ठीक है ना?
इसके लिए स्पेशली लिखा गया माइनर मेंबर, क्योंकि कहीं और माइनर मेंबर नहीं होगा, बनाता ही कोई नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, मेरिट्स पर पहुंचे। फर्स्ट मेरिट क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल, डन। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूटी, बता दिया। सेम थर्ड वन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, बता दिया, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। फोर्थ वन इंक्रीज लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन। अब ये बात जरूर समझना, लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन। बेटा कहता है मेंबर आपस में कोऑपरेट बहुत करते हैं और बहुत लॉयलिटी के साथ बिहेव करते हैं, मतलब ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ। ऐसा क्यों? बेटा देखो, पता है क्या होता है, जो आपके बिजनेस की सक्सेस है ना, उसको फैमिली की प्राइड के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, एनसीईआरटी अपनी जगह ठीक है, मैं दोबारा भी बताऊंगा, मैं अपने एंगल से भी बताऊंगा कि मेरा एनालिसिस इस बात पे क्या है। बाबू, बिजनेस की सक्सेस को हमेशा फैमिली की प्राइड के साथ जोड़ा जाता है। 5 स्टार जनता शहर का सक्सेसफुल बिजनेस है, हम कैसे जो देखते हैं उसको, अच्छा यार फैमिली देख कितनी तगड़ी है, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, एम्पायर बना दिया बिजनेस को। अब तो 2 सिटी में भी चला गया, देहरादून में भी है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं बेटा, सब लॉयलिटी से काम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है फैमिली का नाम बनाना है, बिजनेस अच्छा चलेगा, फैमिली का नाम बनेगा। ये एनसीईआरटी लिखते हैं। मेरा एनालिसिस दूसरा है। मैं बोलता हूं बेटा सब एक दूसरे के साथ लॉयलिटी से, पता है क्यों काम करते हैं? अगर ये अपने ही गले में हाथ मारेगा, कल को इसने भी तो करता ही बनना है, अपना ही नुकसान करेगा। कल को 1 करोड़ के ऊपर कंट्रोल तो इसका भी आएगा, कभी ना कभी तो सबका ही आएगा। तो इस वजह से भी लॉयलिटी बनी रहती है। समझ आई बात? ठीक है, सारी मेरिट्स ओके। 3 तो पढ़ी ली थी पहले ही, 1 की बात हुई है अभी तक तो। ठीक है, डी मेरिट्स। फर्स्ट वन लिमिटेड रिसोर्सेस, याद है ये हेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी आई थी। एज कंपेयर टू कंपनी, कभी आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं हो सकते। एक फैमिली जो रिसोर्सेज ला सकती है और जो अनलिमिटेड मेंबर रिसोर्सेज ला सकता है, कभी बराबर? अनलिमिटेड मेंबर, 1 करोड़ मेंबर 10-10 हजार ले आओ, 10,000 करोड़ फैमिली। सोच सकते हो, रिसोर्सेज का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। एज कंपेयर टू कंपनी, किसी एचयूएफ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, और फोर्थ हेडिंग क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। बाबू सुन लो, अभी सुन लो, आपके पास पहली बात रिसोर्सेज की कमी है, दूसरी बात करता हर काम में एक्सपर्ट हो सकता है। देखो कोई क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया क्या है? अगला सबसे बड़ा मेंबर करता होगा, चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, करता तो होगा। सर सबसे बड़ा मेंबर करता होगा, ये कोई क्राइटेरिया है? अगर ऐसे कहने लगे देश में जो सबसे बड़ा इंसान है वो पीएम होगा, कैसा लगेगा? अरे पढ़े लिखे को बनाओ ना भाई। ठीक है ना? अगला सबसे बड़ा मेंबर करता होगा, जरूरी है हर काम में एक्सपर्ट हो, बिजनेस का भी ना पता हो जिसको, ना तो करता हर काम में एक्सपर्ट हो सकता बाबू। और दूसरी बात रिसोर्सेज लिमिटेड, अभी हेडिंग पड़ी, ना ही एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता। एक एक्सपर्ट 1-1 लाख रुपए महीना मांगते हैं, और आपने पढ़ा रिसोर्सेज की कमी बहुत है। ना तो करता हर काम में एक्सपर्ट है और ना ही एक्सपर्ट अपॉइंट करने के पैसे हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, एक और हेडिंग बताओ लिमिटेशन की। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, पढ़ा लिया है, कर्ता की पर्सनल एसेट तक बात जा सकती है। और क्या है? डोमिनेंस ऑफ कर्ता, बस लास्ट हेडिंग है ना ये, एचयूएफ खत्म। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, बेटा डोमिनेंस क्या होता है? अच्छा एक बात बताऊं, देखो जिसके हाथ में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है ना, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, किसी से कुछ भी करा ले। आपके फादर घर में कमाता कौन है? वो, कंट्रोल किसका है? उनका। डोमिनेटिंग पोजीशन में भी है, जिसको जो कहेंगे वो घर का मेंबर मानता है कल को, क्योंकि पैसे मांगने भी उनसे ही है, कंट्रोल क्योंकि उनका है। सिंपल यार, देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक पे चलो। ठीक है ना? यहां पर भी यही कहानी है, इसको पैसे क्यों होता है मांगने, इससे ही पड़ते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल इसका है। तो बेटा ये डोमिनेटिंग पोजीशन में, इसको कहता है पहले काम कर तभी दूंगा पैसे। और कई बार ये चीजें लड़ाई झगड़े की वजह बनती हैं और फैमिली टूट जाती है। करता बेटा हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, लेकिन बेटा डोमिनेंस के चक्कर में कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं और ये फैमिली टूटने की वजह बनते हैं। यही लिखा हुआ है लिमिटेशन में, जब ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है, एचयूएफ फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
कोऑपरेटिव सोसाइटी। लो करेंगे इसकी बात बाबू। कोऑपरेटिव सोसाइटी का के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। बेटा मिनिमम 10 लोग चाहिए, कम से कम 10 लोग, मैक्सिमम मे बी अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक कंपनी। ठीक है बाबू, कोऑपरेटिव वर्ड समझते हो, इसका मतलब क्या है, एनालिसिस क्या है। कोऑपरेटिव बाबू, ये जितने भी मेंबर बने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले रजिस्टर्ड कराएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, जस्ट लाइक कंपनी। लेकिन बेटा ये हमेशा म्यूचुअल हेल्प के लिए बने हैं, अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए बने हैं। कोऑपरेटिव सिर्फ मेंबर्स की हेल्प करेंगे और जो भी कमा कर देंगे बेटा मेंबर्स के बीच में ही बांट देंगे। देखो सिंपल सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रिंसिपल है कि इलिमिनेट करो मिडलमैन को। देखो एक सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर गुड्स किसको बेचता है, होलसेलर। होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। ठीक है, आप ये एक लोग हो, आप बेटा हजारों का ग्रुप बना लो, पक्का आप इन दोनों को इलिमिनेट कर जाओगे। एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, एक सोसाइटी हमारे यहां पर आप बोल सकते हो पैरामाउंट ट्यूलिप। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर बहुत सारे म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात करता हूं, मान लो अगर ऐसा हो जाए, वहां 500 फैमिली रह रही है। ठीक है, किसी ने बोला मेरे घर का राशन 5 जा रहा है, किसी ने बोला 10 जा रहा है, किसी ने कहा 15 जा रहा है, किसी ने कहा 20 जा रहा है, सब मिलके ले आते हैं। ठीक है, 5000 फैमिली रह रही है, सबसे मान लो एवरेजली 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करे, कितने रुपए हो गए, 5 करोड़। बाबू आप क्या रिटेलर को ऑर्डर प्लेस करने वाले हो? आप अकेले होते 10,000 रुपए का आपका बजट है, रिटेलर को ऑर्डर प्लेस करोगे? आप बेटा इनको इलिमिनेट कर जाओगे, डायरेक्टली यहां ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दोगे। इसको बोलोगे हर महीने 5 करोड़ का खरीदेंगे, हर महीने। किसी भी मैन्युफैक्चरर के मुंह में पानी आ जाएगा। और बेटा इन दोनों से ना खरीदने का सिंपल सा मतलब पता है, कॉस्ट कम आ जाना। क्योंकि इसका भी प्रॉफिट जुड़ा होगा, इसका भी प्रॉफिट जुड़ा होगा, और यहां से यहां की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ी होगी, यहां से यहां की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ी होगी। लेट्स सपोज कि ये मुंबई बैठा हुआ है, इसने मुंबई से पहले बेचा दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिल्ली से बेचा सहारनपुर, तो यहां की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और फिर आप यहां से खरीद रहे हो। आप डायरेक्टली यहां से खरीद लो, शायद जब डायरेक्टली मुंबई से सहारनपुर आएगा तो थोड़ी कॉस्ट बच सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी, और कहीं ना कहीं इन दोनों का मार्जिन भी हट जाएगा। इस प्रिंसिपल पे काम करती है ये। और मान लो बेटा मैन्युफैक्चरर ने आपको कह दिया 5 करोड़ में से आपके लिए लेट्स सपोज की 1% कैश डिस्काउंट, 5 लाख बच गए। उसने कहा कैश पेमेंट करोगे, उन्होंने कहा सारी कैश देंगे, 1% कैश डिस्काउंट, 5 लाख बच गए, 10,000 फैमिली आपस में बांट लो। ये म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो भी कमाते हैं सब किसको बांट देते हैं बेटा, अमंग द मेंबर्स। समझ आई बात? एक और एग्जांपल दे देता हूं बेटा, 500 फैमिली है, ठीक है, अगर सब अपने लिए वॉचमैन रखते तो बाबू 500 रुपए पर मंथ लगते। ठीक है, यानी कि टोटल खर्चा सब अपने अपने 2.5 लाख रुपए महीना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या करा, 15 वॉचमैन रखे पूरी कॉलोनी के लिए, और सबकी सैलरी है 10-10 हजार रुपए महीना। 1.5 लाख में काम हो गया, 1 लाख हर महीना बचना शुरू हो गया। किस में बांट दो, मेंबर्स में बांट दो। समझ में आ रही है क्या होती है म्यूचुअल हेल्प, कैसे पैसा बचाया जा सकता है ग्रुप हो अगर आप तो। समझ आई बात? ठीक है, विद दिस इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब एक बात और समझ लो, मैं पीछे भी बोलना भूल गया, HUF बेटा एक एक्ट से गवर्न होती थी जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये भी एक एक्ट से गवर्न होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, और वहां पर लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इतना मुश्किल नहीं होता, हमारे यहां पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रार का ऑफिस है। बस है आज की तारीख में जो सूर्यलोक होटल था, बस बिल्कुल उसके बराबर वाली गली में। मैं भी कराता हूँ बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, मुश्किल नहीं होता, बहुत आराम से हो जाता है। कंपनी में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है। समझ में आई बात? चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब बेटा आपकी मर्जी है,
आप मेंबर बनना चाहो तो बहुत बढ़िया बात, आप नहीं भी बनना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 500 फैमिली में से 2 ने कह दिया हमें वॉचमैन अपना चाहिए सेपरेट, तो ठीक है, आप मत बनो मेंबर। आप राशन अपना अलग लाना चाहते हो, आप ला सकते हो। बेटा वॉलंटरी मेंबरशिप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और योर कास्ट, आपकी मर्जी है। बनना चाहो बन जाओ, नहीं बनना चाहो मत बनो। और बनकर एग्जिट करना चाहो तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एग्जिट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब आपका मन करे। तो पूरी तरीके से वॉलंटरी एसोसिएशन है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वन इज लीगल स्टेटस में मतलब क्या है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो बेटा कंपनी की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, और सिंपल सी बात है, देखो जहां भी कोई चीज रजिस्टर्ड होती है वहां हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि मेंबर की लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक आ सकती है, दैट्स इट। आपकी कोई पर्सनल एसेट को नहीं छू सकता, समझ आई बात। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। बाबू कंट्रोल किसका रहेगा, अब फिर वही बात, 500 फैमिली है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है 500 को बुलाया जाए। सोसाइटी ने डिसाइड करा दिवाली एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब डिसाइड करना है, 500 फैमिलियों को एक जगह पे बुलाओ, उनसे पूछो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, 2 ने कहा नहीं हम तो आउट ऑफ स्टेशन, लड़ते रहो बैठकर पागलों की तरह। बेटर क्या है बेटा, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना एक मैनेजिंग कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। 500 फैमिलीज को एक बार बुलाया गया, वोटिंग हुई, किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी, किसी को ट्रेजरर, 4-5 पोस्ट दे दी हमने। फर्दर क्या होगा यही डिसाइड करेंगे। और यहां पर एक बात और बोल देनी जरूरी है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। समझो 500 फैमिली में से एक फैमिली ऐसी थी जो एक अकेला इंसान था अपने घर का, उसने कहा मेरे लिए 2000 रुपए का राशन आएगा बस, और एक ने बोला मेरी ज्वाइंट फैमिली है मेरे घर में 50,000 रुपए का राशन आएगा। जिसने 50,000 रुपए डाले, जिसने 2000 रुपए डाले, दोनों को एक ही वोट मिलेगा। एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जब भी आप मैनेजिंग कमेटी रिक्रूट बनाओगे बेटा, वोटिंग करोगे उनके लिए, एक ही वोट है, आपको भी और 50,000 वाले को भी। मैनेजिंग कमेटी बन गई, फर्दर कंट्रोल किसका रहेगा, हमेशा मैनेजिंग कमेटी का। हर बार 500 फैमिली इकट्ठी नहीं हो सकती, समझ आई बात। नेक्स्ट हेडिंग इज सर्विस मोटिव। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है अपने मेंबर से, उसका मोटिव क्या है, सर्विसेज देना, बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देना अपने मेंबर को। अगर उसने कुछ कमाया भी है वो भी अपने मेंबर्स में ही बांट देगा। मोटिव हमेशा बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देने का है, कभी पैसा कमाने का नहीं है कि अच्छा अपने मेंबर को निचोड़ो पैसे कमा लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। बात समझ आई, फीचर सारे खत्म हो गए। चलो एडवांटेजेस पर आओ। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस अभी बताया मैंने, एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज लिमिटेड लायबिलिटी। पढ़ चुके हम, फीचर में भी बात आई लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो बेटा, जहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ की नजर में एक अलग एंटिटी है और उसके मेंबर सारे अलग एंटिटी हैं, और जब अलग अलग हो सेपरेट हो लॉ की नजर में, तो सीधी सी बात है बेटा आपकी लायबिलिटी हमेशा ही लिमिटेड रहेगी। अगर कोई पेनाल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगे उसको ही भुगतनी है, और अगर कोई मेंबर पे लगे उसको भुगतनी है, एक दूसरे से आप बहुत अलग हो, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन इज क्या, स्टेबल एग्जिस्टेंस। बेटा स्टेबल एग्जिस्टेंस इसलिए बोल रहा है, देखो इलेक्टेड कमेटी में से अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या इम्प्रिजनमेंट हो गई या फिजिकल एलिमेंट हो गई या मेंटल एलिमेंट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। 500 फैमिली है, अगला कोई मेंबर दोबारा वोट करके हम इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी में पहुंचा देंगे, ठीक है ना। एक पर्सन के आने जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू रहेगी ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है जी। आगे बढ़ो। इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब सस्ता पड़ता है, ये रहा सस्ता पड़ने का एग्जांपल। इकोनॉमी इन ऑपरेशन सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि आप इलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन इस प्रिंसिपल पर काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पता है क्यों, अब ये भी समझ लो।
बाबू गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना या सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो? उसने कहा सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट नहीं कमाओगे? नहीं जी, हमारा मोटिव तो सर्विस मोटिव है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, तो यानी कि जो हमारा मोटिव है वो आप फुलफिल कर रहे हो, चलो हम आपको कुछ सपोर्ट करते हैं। बेटा कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्सिडीज दे देती है आपको, सब्सिडीज मे बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा रही है आपकी सोसाइटी में। ठीक है, कई बार आपको कह देते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, या सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवा रखा आपको। मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 12% और आपको मिल रखा 6% इंटरेस्ट पे लोन मिल रखा है। बेटा तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है क्योंकि आप गवर्नमेंट का मोटिव पूरा कर रहे हो, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हो आप। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बहुत आसान है, सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रेशन, और कम से कम 10 लोग चाहिए। 10 लोग मिल जाओ, रजिस्ट्रेशन करा लो, तो बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे एक बात और बोल दूं, देखो आप ना प्रैक्टिकल लाइफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल देख नहीं पाते, तो आपको लगता है यार समझ नहीं आ रहा कैसे काम कर रही होगी। देखो एक बात समझो बेटा, यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, 10 लोग चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जहां 10 लोग भी नहीं है, जहां रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, पर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको यहां से रेलवे स्टेशन जाना है, आपने एक रिक्शा हायर किया, उसने बोला ठीक है 50 रुपये लूंगा मैं, मेरे पास और कोई सवारी नहीं है। ठीक है, इतने में एक और बंदा आ गया बाहर से और उसने बोला कि मेरे को भी रेलवे स्टेशन जाना है। चल ठीक है, दोनों कॉन्ट्री कर लेते हैं और रिक्शा पकड़ लेते हैं, 25-25 डाल देंगे। बेटा मेरी नज़र में तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प हो गई। बस शर्त क्या है, 10 लोग नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, अदरवाइज इट इज मोर और लेस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रिंसिपल तो फिर भी वही है, म्यूचुअल हेल्प ही है। समझ आई बात? अब क्या है लिमिटेशंस, सारी मेरिट्स खत्म हो गई। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बात याद रहेगी हमेशा, एज कंपेयर टू कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी है, क्योंकि बेटा वॉलंटरी एसोसिएशन है, हर कोई एग्जिट कर देता है, बहुत जल्दी एग्जिट कर देता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और लाखों लोग मेंबर नहीं हो सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी में। बहुत बहुत मुश्किल काम है कि लाखों लोग मेंबर बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लो अब इसकी बात तो बहुत अच्छे से करेंगे। वैसे भी ये लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स जैसी बात है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ी, अभी एचयूएफ में भी पढ़ी, और अब दोबारा यहां पढ़ रहे हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो सकता है। बेटा देखो एक बात समझो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी कैसे बनती है, बाय वोट। ठीक है, 500 फैमिली थी, 4-5 अनपढ़ खड़े हो गए कि हम लड़ेंगे मैनेजिंग कमेटी के लिए, 4-5 पढ़े लिखे खड़े हो गए। अब अनपढ़ भी जीत जाता है क्योंकि उसके संबंध लोगों के साथ ठीक है। हमारे और देश में क्या होता है, हमारे देश में भी तो यही होता है, अनपढ़ एमपीज खड़े हुए हैं, लोग जिता रहे हैं, जिसको कुछ पता भी ना हो, और वो पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा, उसको अता पता कुछ है नहीं, पेपर उठाकर बोलना शुरू करता है वो। ठीक है ना, समझ पा रहे हो इस बात को? बेटा यही हमारे देश में होता है और यही कहानी यहां पर है। अब बेटा अनपढ़ तो जीत गया इलेक्शन और पहुंच गया इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी में, बनकर बैठा है प्रेसिडेंट, पता तो कुछ है नहीं। कहां से मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लाओगे आप? रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ पढ़ा लिखा ही इलेक्शन लड़ सकता है, तब तो बात करो आप एफिशिएंसी की, पर यहां कोई एफिशिएंसी की ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है। इसलिए बोल रहा है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बिल्कुल खराब रहेगी, जरूरी नहीं है बढ़िया ही हो। ठीक है, समझ पाए इस बात को क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज लैक ऑफ सीक्रेसी। बेटा इनके भी डॉक्यूमेंट्स हमेशा पब्लिक के लिए ओपन रहते हैं, कोई भी पब्लिक का मेंबर जाकर डॉक्यूमेंट देख सकता है। ठीक है, वैसे एग्जांपल दे दूं आपको इस बात का, एक ट्रस्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज, बस सुनना। ठीक है, बहुत सारी ट्रस्ट हमारे सामने देखने को हमारे को मिलती है। ब्यास एक ट्रस्ट है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ठीक है, वहां पर जितना भी सेवा आती है, जितना भी पैसा आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर कोई भी चेक कर सकता है कि पैसा कहां यूज हो रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आर ओपन फॉर ऑल, कोई सीक्रेसी का मैटर नहीं है। ठीक है जी, और क्या रहेगी? बस लास्ट हेडिंग है। पहले एक गवर्नमेंट कंट्रोल को 2 मिनट के लिए स्किप करो, फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बेटा देखो फिर वही बात है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है, कोई एक इंसान नहीं है, या डिफरेंसेस ना हो।
आप 4 लोग हो, आप 5 लोग हो, जरूरी नहीं है हर बात के ऊपर सबका पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बेटा फिर अगेन हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेकर क्या हो, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेकर क्या हो, तो हो सकता है बेटा कि आपके बीच में भी कन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है। बस अब लास्ट हेडिंग रहती है गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा देखो ये भी समझ लो कि गवर्नमेंट अगर आपको कोई फैसिलिटी दे रही है, सपोर्ट आपको करा है ना गवर्नमेंट ने, कैसे सपोर्ट किया है, सब्सिडीज देकर या इंटरेस्ट फ्री लोन देकर या इंटरेस्ट सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिलवा लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिलवाकर, तो बेटा गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है।